close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, इस क्लास से पहले हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर 2018 बैच 1 इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम पार्ट 2 जो कि प्रोफेशनल टेस्ट कहलाता है 80 मार्क्स के एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 to 50 तक प्रोफेशनल जो पार्ट है इसके हम इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें ताकि आपकी बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की जा सके। तो आप अपनी स्क्रीन पर इसका जो सिलेबस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर, इसको आप गौर से देख सकते हैं। और ये तमाम एमसीक्यूज़ जो कि स्क्रीन पर मौजूद हैं पार्ट 1 इंग्लिश के, हम इनको अपनी प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। और ये स्लाइड्स हैं, आप इनको पॉज करके दोबारा से नोट्स बना सकते हैं या आप इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ तक 20 एमसीक्यूज़ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रीवियस तमाम वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं ताकि आप आसानी से हमारी प्रीवियस वीडियोस को विज़िट कर सकें। तो आज की क्लास में हमने पार्ट 2 प्रोफेशनल को सॉल्व करना है। तो इसमें पेडागोजी के और टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से एमसीक्यूज़ आते हैं 80 मार्क्स के। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करना है। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है द आइडिया दैट नॉलेज मस्ट बी एक्वायर्ड थ्रू वन ऑफ द सेंसेस इज़ नोन एज ए फंक्शनलिज्म, बी एम्पेरिकिज्म, सी पोइट्री, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बी एम्पेरिकिज्म। क्वेश्चन नंबर 22 है अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर फर्मली प्लांटेड इन फिजियोलॉजी एंड डैश, ए एनोनमी, बी लॉजिक, सी फिलॉसफी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी फिलॉसफी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ एसोसिएटेड विद फियर एंड एंगर, कि गुस्सा और जो नाराज़गी है इसमें से कौन सी चीज़ इसके साथ एसोसिएट करती है? ए हिपोकैम्पस, बी एमिगडाला, सी हाइपोथैलेमस, डी नन ऑफ द अबव। तो डियर फॉलोवर्स, फियर और एंगर से एसोसिएट करती है एमिगडाला। बी इज़ द राइट आंसर। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो कोई भी एमसीक्यूज़ आपने आज मिस नहीं करना, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, सुनने में आया कि 3 माह के अंदर अंदर जो है एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर और तमाम पेपर्स आपके हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साबका पेपर से तैयारी करवाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 है द व्यू डैट सिंगल गॉड एग्जिस्ट इज़ नोन एज, कि ये व्यू के ये ख्याल के जो सिंगल गॉड है, एक वाहिद खुदा है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, क्या कहलाता है? ए डीज़म, बी फीज़म, सी एफीज़म, डी नन ऑफ दी अबव। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें डीज़म की, तो इस मज़हब के लोगों का ये क़ीदा है कि खुदा मौजूद है लेकिन दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होने से गैर मुतल्लक़ है और तमाम मज़ाहिब बातिल और इंसान के बनाए हुए हैं। ऑप्शन बी है जी डीज़म। फीज़म के जो लोग हैं, इन लोगों का ये नज़रिया है कि गॉड या एग्जिस्ट करता है और इन लोगों का ये कहना है कि एक खुदा है या बहुत से खुदा हैं दुनिया में। तो ये लोग भी सिंगल गॉड पर बिलीव नहीं करते। आगे क्वेश्चन नंबर सी है जी एफीज़म।
तो ये लोग जो हैं ये गॉड की एग्जिस्टेंस पर यकीन ही नहीं रखते, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि दुनिया में इतने प्रूफ्स ही नहीं है कि हम इस बात पर यकीन करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ये तीनों जो अकायद के लोग हैं, इनका ये मानना है कि सिंगल गॉड, कुछ तो कहते हैं कि सिंगल गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ गॉड को मानते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, नन ऑफ दी अबव। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? डियर फॉलोवर्स, आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहूँगा। तो सिंगल गॉड पे मोनोफीज़म जो हैं इनका बिलीव है सिंगल गॉड एग्जिस्टिंग पर, तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए हमने डी को करेक्ट आंसर कंसीडर किया है, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 25 है, द एडवांटेज ऑफ simulations is that they allow students to learn about a subject A from the inside, B from the help of peers, C from outside, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? C from outside। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ हेल्दी पीपल वाज एम्फिसाइज्ड बाय ए कोग्निटिव न्यूरोसाइंस, बी स्ट्रक्चरलिज्म, सी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर फॉर्मली प्लांटेड इन साइकोलॉजी एंड ए अनोनमी, बी लॉजिक, सी फिलासफी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी फिलासफी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और अगर किसी MCQs में आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो नीचे प्रूफ के साथ आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर आपका ये जो MCQs है इसका आपने रॉन्ग आंसर बताया। तो इस पेपर में बहुत से MCQs रिपीटेड भी हैं, क्योंकि ये बैच 1 का पेपर है और इसमें बहुत सी मिस्टेक्स भी थी पेपर में। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, पेपर ही ऐसा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, द स्टूडेंट्स हु आर हाइपर एक्टिव आर मोस्ट ऑफन मेडिकेटेड विद ए विटामिन्स, बी ट्रंक्यूलाइजिस, सी स्टिमुलस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ट्रंक्यूलाइजिस। Question number 29 है, when a person must change to its existing position to respond a new situation is called। जब कोई इंसान एग्जिस्टिंग पोजीशन से एक नई सिचुएशन में आके रिस्पॉन्ड करता है, क्या कहलाता है? ए लर्निंग, बी सोल्यूशन, सी अकोमोडेशन, डी नन ऑफ दी अबव। तो ये क्या कहलाता है डियर फॉलोवर्स? ए लर्निंग। जब आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आता है, मींस कि आप किसी चीज़ को जब एक सीख लेते हैं और हमेशा के लिए सीख जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन से आप एक न्यू पोजीशन में आ जाते हैं, रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, एक नई सिचुएशन में आ जाते हैं, तो ये क्या कहता है? लर्निंग कहलाता है। अगर आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज नहीं आया तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपकी लर्निंग हुई है, क्योंकि एक चीज़ आपने अगर आज सीख ली तो कल आप भूल जाएंगे। अगर आप कल आप भूल जाते हैं तो ये परमानेंट चेंज नहीं है। तो लर्निंग इज़ ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग की भी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डैश, ए ह्यूमैनिटी, बी स्कूल, सी सोसाइटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी सोसाइटी। Question number 31 है, research conducted for testing and applying theories is called A descriptive, B applied research, C pedagogy, D none of the above। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सर्च की टाइप्स यहाँ पे बयान की गई हैं। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या स्टडी की बात करें तो इसमें सर्वेज़ आ जाते हैं, हमारी फैक्ट फाइंडिंग्स, इंक्वायरीज़ आ जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसमें हम जो है जो हमारे करंट सिचुएशन है, जो मौजूदा हालात हमारे चल रहे हैं,
उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं और हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल्स पर। हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाल में क्या हो चुका है या माजी में क्या हुआ था, और इसमें हमारे जो करंट स्टेट अफेयर्स आ जाते हैं जो मौजूदा वक्त में होते हैं, तो ये इमीडिएटली की जाती है मौजूदा फैक्ट्स एंड फिगर्स को हासिल करने के लिए, और ये हकीकत पर मबनी होती है। ऑप्शन बी है जी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च पर बात करने से पहले अगर हम फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर बात कर लें तो आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च क्या है डियर फॉलोअर्स? फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो सबसे पहले रिसर्च होती है, अगर कोई एक चीज़ ऐसी है जो हमें पहले से पता नहीं थी और अचानक से एक नई चीज़ निकल कर आती है, जैसे कि आपने सुना होगा शुरू से ही कि दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी पैदा हुई, इस तरह दुनिया में आग आ गई। तो ये क्या एक नई चीज़ उभर कर हमारे सामने आई, तो ये फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगी। बेसिक रिसर्च भी इसको कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो ये क्या एक बेस बन गई है, एक फंडामेंटल एक बेस बन गई है। तो इस बेस के ऊपर जो मज़ीद जो थेरीज़ लिखी जाती हैं, मज़ीद रिसर्च की जाती है कि जो मसलन के आग पैदा हुई, अब आग के मज़ीद आगे इस्तेमाल क्या हैं, इसके अलावा हम आग को दोबारा इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं, इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं आग को। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ जो बाद में बनना शुरू हो जाती हैं, एक फंडामेंटल रिसर्च के रूल्स को अप्लाई करते हुए मज़ीद जो थेरीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? अप्लाइड रिसर्च कहलाती हैं। नीचे पेडागोजी है, तो पेडागोजी के बारे में आपको पता है कि टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स इसके अंदर आ जाती हैं, डी नन ऑफ दी अबव। तो हम थेरीज़ किस में अप्लाई करते हैं? न्यू थेरीज़ हम कैसे बनाते हैं? हम अप्लाइड रिसर्च में बनाते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के रूल्स को इस्तेमाल में ला कर। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसर्च विच हैज़ क्लासरूम अप्रोच इज़ नोन एज ए बेसिक, बी एक्शन, सी बोथ एंड बी डी नन ऑफ दी अबव। तो ये ऑप्शन जो उसने दिया है कि बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च, तीनों एक ही तरह के नाम हैं। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ंडामेंटल रिसर्च कोई भी एक जब बेस बन जाती है किसी रिसर्च की, जिसके ऊपर मज़ीद मतलब रिसर्च की जा सकती है, मज़ीद उसके ऊपर थेरीज़ आती हैं, तो एक बेस सेट करने की जाती है। इसमें जो नई चीज़ पहली बार जो दरियाफ़त होती है, ये फ़ंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। जैसे न्यूटन का कानून हो गया, ये भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। बी एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च में इमीडिएट सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, तो ये छोटे पैमाने पर होती है, और इसके मुकाबले में जो अप्लाइड रिसर्च है इसको हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाते हैं। छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक्शन रिसर्च इसके मुकाबले में जो है, एक्शन रिसर्च को हम छोटे पैमाने पर छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। इसकी भी आपको 2-3 एग्जांपल्स में देना पसंद करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है कि एक्शन रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एक्शन रिसर्च मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये छोटे पैमाने पर छोटे प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और अप्लाइड रिसर्च जो है ये बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। एक्शन रिसर्च के कुछ एग्जांपल्स जल्दी से देख लेते हैं कि एक्शन रिसर्च में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी की, कि किसी एक डिपार्टमेंट की फ़ी में अगर 10% का इजाफा हो गया है, तो ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक छोटे पैमाने पर एक डिपार्टमेंट की फ़ी का प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? एक्शन रिसर्च होगी। इसी तरह अगर हम YouTube चैनल की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे अकेले YouTube चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, तो ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो ये भी एक्शन रिसर्च के ज़रिए ही सॉल्व होगा। तो चले हम
क्लासरूम की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया एक बच्चा आके आपको शिकायत करता है कि सर दूसरे बच्चे ने मुझे मारा है, और आप इमीडिएटली इस पर एक्शन नहीं लेते, अगर इग्नोर कर देते हैं और क्लास छोड़ के चले जाते हैं, घंटी ख़त्म हो गई है आपकी, तो क्या वो बच्चे बाद में दोबारा लड़ेंगे झगड़ेंगे कि सर ने भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, हो सकता है वो एक दूसरे का सर फोड़ दें। तो क्या है कि अगर बच्चा टीचर को बता रहा है, टीचर इमीडिएटली उस बच्चे से पूछेगा तुमने इसे क्यों मारा, और टीचर ये चीज़ जानने की कोशिश करेगा गलती किस किया, और एक को पनिशमेंट देगा या उसको वार्निंग देगा कि नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना। यहाँ पे एक्शन रिसर्च की ज़रूरत होती है, फौरी तौर पर आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्लासरूम अप्रोच में जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च होती है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस? ए ऑलवेज रिपीटेड, बी ऑलवेज टेस्टेड, बी ऑलवेज लाइक्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑलवेज टेस्टेड। नंबर 34 है, इफ़ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड री टेस्ट आर सेम देन इट इज़ कॉल्ड। कि अगर रिज़ल्ट सेम ही आते हैं, एक बार आपने टेस्ट लिया और दोबारा लिया और रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ए क्लियर, बी ट्रूथ, सी रिलायबिलिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो टेस्ट क्या कहलाएगा? रिलायबल कहलाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश इज़ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ स्टडी। ए प्रोसीजर, बी सैम्पलिंग, सी वैरायटी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी सैम्पलिंग। Question number 36 है, secondary school teacher is directly responsible to A headmaster, B DO, C society, D none of the above। तो secondary school teacher is directly responsible to headmaster, A is the right answer। Question number 37 है, chairperson of the school council is A DC, B DO, C head teacher, D none of the above। तो इसका right answer क्या है? C head teacher। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच थेरी से लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ए ट्रेट थेरी, सी आइडियलिज्म, सी कॉन्टिजेंसी थेरी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ट्रेट थेरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ए अथॉरिटी, बी टू लुक आफ्टर, सी टू कंट्रोल, डी नन ऑफ द अबव। तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर, बी इज़ द राइट आंसर। 40 है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ बेटर एवेलुएटेड बाय। ए टीचर्स, बी पेरेंट्स, सी सोसाइटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी सोसाइटी। 41 है, हाउ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप्स मोटिवेट्स हिज सबऑर्डिनेट्स। ए बाय रिवार्डिंग एंड पनिशमेंट्स, बी बाय रिवॉर्ड्स, सी बाय पनिशमेंट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। 42 है, autocratic leadership style of principal is ever disliked by the A teacher, B students, C society, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पैटर्निटी लीव इज़ ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम। किसी वालिद को जो एक छुट्टी दी जाती है उसके यहाँ अगर किसी बच्चे या बच्ची की विलादत होती है तो वो कितने दिन होती है? ए 7 डेज़, बी 20 डेज़, सी 30 डेज़, डी नन ऑफ दीज। तो ये कितने डेज़ होते हैं जी? 7 डेज़ होते हैं। 44 है, हाउ मेनी टीचर्स आर प्रिंसिपल कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। ए लाइन ऑफ अथॉरिटी, बी स्पेन ऑफ कंट्रोल, सी पार, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी स्पेन ऑफ कंट्रोल। 45 है, प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू चेक द वर्क ऑफ टीचर्स एंड मेक सर्टन डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग एनीवन इज़। ए यूटिलिटी ऑफ कमांड, बी कंट्रोल, सी लाइन अथॉरिटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी लाइन अथॉरिटी। 46 है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग डिफ़िकल्ट टर्म्स टू मेक देम ईजी फॉर द स्टूडेंट्स इज़। ए प्लानिंग, बी टैक्टिक्स, सी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। 47 है, डैश फोकसेस ऑन टीचिंग अडल्ट्स। ए पेडागोजी, बी एंड्रागोजी, सी स्ट्रेटजी, डी नन ऑफ दीज।
तो जो एंट्रागोजी है इसका फोकस क्या होता है, अडल्ट्स को टीच करना। 48 ब्रिंग्स टुगेदर साइंटिफिक आइडिया टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। साइंटिफिक आइडियाज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ए सिंथेसिस, बी इवैल्यूएशन, सी एनालिसिस, डी नन ऑफ दीज। तो सिंथेसिस में हम क्या करते हैं जी, पार्ट्स को एज अ होल हम जोड़ते हैं। तो एनालिसिस में क्या होता है, होल को हम पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और इसके मुकाबले में सिंथेसिस में हम पार्ट्स को होल में कन्वर्ट करते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, सिंथेसिस। 49 a teacher performs practically and explains in A demonstration method, B lecture method, C discovery method, D none of these। तो अगर हम डेमोस्ट्रेशन मेथड की बात करें तो इसमें लेबॉर्ट्रीज़ आ जाती हैं, बच्चे जिनमें तजुर्बात करते हैं, इसको मुज़ाहराती तरीका भी कहते हैं। बच्चे डिफरेंट किस्म के तजुर्बात जिसमें करते हैं, मुज़ाहरा करके दिखाते हैं लेबॉर्ट्री में। और लेक्चर मेथड जो होता है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का फोकस वाइट बोर्ड पर होता है, टीचर उन्हें समझा रहा होता है और वो अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं। तो डिस्कवरी मेथड आ जाता है इसके बाद, जिसमें बच्चे खुद तलाश करके अपने जहन के मुताबिक आंसर दे रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि प्रैक्टिकली किस में परफॉर्म करते हैं बच्चे और उस चीज़ को बयान करते हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड में। ये इज़ द राइट आंसर। नंबर 50 है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स पार्टनरशिप अक्रॉस द ए सोसाइटी, बी फ्यूचर, सी कल्चर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए सोसाइटी। तो आज की क्लास में हम सेकेंडरी स्कूल टीचर SST बैच 1 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 50 MCQs को अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में मज़ीद जो हमारा बैच 1 का साबका पेपर है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का 80 तक कम से कम हम MCQs को सॉल्व करें। और उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर के पेपर के अगले 30 MCQs को इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we